आज का ये महामैराथन क्लास है एग्ज़ाम 2024-25 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उनके पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो जो भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर में पढ़ रहे हैं या फिर माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आज का ये महामैराथन क्लास दोनों बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, आपके सिलेबस से उठा करके, आपकी 8 यूनिट से उठा करके, जो आपकी परीक्षा में इस बार आने वाला है। तो मैं आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता देने वाली हूँ इस वीडियो में, जहाँ से पूरी गारंटी है कि परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। प्लॉट के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा देखिए, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी यूनिट नंबर 2 में आपका है, मैं पूरा पढ़ा दी हूँ। उसी में आपका एक प्लॉट आता है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी के अंदर, और प्लॉट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी मैंने करा दिया है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आपको ये जो हेडिंग देखिए, देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स, देखिए वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो आप बस यही लिख दीजिए। पहला है बिगिनिंग, सेकेंड है राइजिंग एक्शन, थर्ड है क्लाइमैक्स, फोर्थ है फॉलिंग एक्शन, 5 है रिजोल्यूशन। तो एक स्टोरी इसी तरह से शुरू होती है और रिजोल्यूशन यानी जाकर अंत हो जाता है स्टोरी का। तो आपसे ये जब शॉर्ट में पूछ दे या लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। आप चाहेगा तो थोड़ा 3-4 लाइन, 1-2 लाइन एक में एक्सप्लेन कर सकते हैं वेरी शॉर्ट में, मगर आपके लिए लॉन्ग में जब पूछ दे तो आपको पूरा पता होना चाहिए, और ये पूरा मैंने एकदम डिटेल में करवा दिया है आपका। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेवलॉग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेवलॉग क्या है, पढ़ चुके हैं आप, आपको पढ़ा चुकी हूँ। ट्रेवलॉग इज़ अ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग। इंडिविजुअल्स मतलब कोई व्यक्ति है, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है ट्रैवलिंग का। ट्रैवल मतलब क्या होता है, कहीं यात्रा करने आप गए हुए हैं, तो आप जब कहीं गए हैं घूमने किसी जगह पे, तो आप वहाँ पर जाके आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो भी चीज़ें वहाँ देखी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में एकदम ट्रूथफुल, सच्चाई के साथ आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख डालें, वो आपका ट्रेवलॉग कहलाता है, जिसमें आपकी पूरी यात्रा का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड वेयर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है लॉन्ग में, वो मैं आपका करवा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है, पढ़ा दिया है मैंने। देखिए शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि इनका बर्थ कब और कहाँ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता। 7 मई 1861 को कलकत्ता में, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द सम फेमस मेजर वर्क्स ऑफ भवनी भट्टाचार्य। भवनी भट्टाचार्य का कंट्रीब्यूशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए इनका जो मेजर वर्क है, आप याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन पूछता है तो मेजर वर्क लिखे बिना कंट्रीब्यूशन आपका अधूरा होगा, इसलिए सभी का मेजर वर्क आप तैयार रखिएगा। कंट्रीब्यूशन वाली वीडियो में मैंने सभी का मेजर वर्क्स आपको करवा दिया है। तो सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स वर सो मेनी हंगर्स, जो प्रकाशित हुआ 1947 में, म्यूजिक फॉर मोहिनी, ए ड्रीम इन हवाई, गांधी द राइटर, ये सब जो है भवनी भट्टाचार्य का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वर्क है। इंग्लिश लिटरेचर में इनका योगदान बहुत अधिक है। आप प्रकाशित डेट भी ज़रूर एग्जाम में लिखिएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ एंटागोनिस्ट इन स्टोरी और प्ले। एंटागोनिस्ट मतलब होता है इनेमी, या कह सकते हैं विलेन, क्योंकि विलेन जो होता है हीरो का दुश्मन ही तो होता है। तो विलेन इन स्टोरी कहानी में, और प्ले यानी नाटक में, किसी कहानी में, प्ले में यानी नाटक में या किसी मूवी में एंटागोनिस्ट कौन होता है, तो जो विलेन होता है वही होता है। तो देखिए एंटागोनिस्ट मीन्स विलेन, एंटागोनिस्ट रिप्रेजेंट द अपोजिट ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट, पूरी तरह से उल्टा होता है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है हीरो, मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, वो प्रोटागोनिस्ट होता है, और इसका अपोजिट जो इसका विलन होगा वो कौन होगा, एंटागोनिस्ट होगा। दे आर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। दे आर सोर्स मतलब स्रोत होते हैं, जरिया होते हैं, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो भी संघर्ष आ रहा है हीरो के जीवन में। देखिए विलन जो होता है कभी भी किसी हीरो को चैन से जीने नहीं देता, तो उसके जीवन में
परेशानियाँ, संघर्ष खड़ा करने वाला विलेन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, दे आर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। किसी भी कहानी में ये संघर्ष, परेशानी ले आने का जरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के अलावा भी जितने भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे श्री अरबिंदो का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, या फिर आप कह लीजिए कि सरोजनी नायडू का, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को तैयार रखिएगा, सब मैंने आपका करवा दिया है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि कैसे कंट्रीब्यूशन तैयार करना है। लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में पूरा मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो कंट्रीब्यूशन वाली वीडियो है आप वही याद कर लीजिए, जो नोट्स मैंने आपको दे रखा है। लेकिन शॉर्ट में आ जाएगा तो आप सही है कि 2 पेज 3 पेज का तो नहीं लिखेंगे, मतलब 50 वर्ड्स में लिखना है तो 7 से 8 लाइन आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मुल्कराज आनंद का इम्पोर्टेंट है, बता रही हूँ आपको। और इसी तरह से आप रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, सरोजनी नायडू या फिर RK नारायण सभी का तैयार कर लीजिएगा। जितना इसमें बता रखा है उतना ही। मुल्कराज आनंद वाज प्रोमिनेंट इंडियन राइटर ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड एस्से। ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन। प्रोमिनेंट मतलब होता है मुख्य या प्रमुख। इंडियन राइटर, भारतीय लेखक थे, नॉवेल के, शॉर्ट स्टोरी के, एस्से के। ही वॉज बॉर्न इन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर, इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। लेकिन पार्टीशन के बाद पेशावर जो है पाकिस्तान में चला गया, तो पेशावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। His first novel अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935। मुल्कराज आनंद का पहला नावल था अनटचेबल, जो कि प्रकाशित हुआ था 1935 में। एंड सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स वर कूली। देखिए, फेमस वर्क आपको 100% कंट्रीब्यूशन में लिखना है, उसको लिखे बिना नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, तो लिखिएगा ज़रूर। तो फेमस वर्क आप तैयार रखिएगा, बॉर्न डेट तैयार रखिएगा, कहाँ पैदा हुए इतना तैयार रखिए, आपका हो जाएगा। फेमस वर्क वर कूली 1936 में प्रकाशित हुआ। द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए, द लॉस्ट चाइल्ड भी इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है। जो बच्चा होता है, गुम हो जाता है मेले में, बहुत अच्छी स्टोरी है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में यही पढ़ना है, और कहीं कहीं पर द लॉस्ट चाइल्ड की जगह इनका द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है, तो वो भी पढ़ना है। मैंने दोनों पढ़ा दिया है, जिस यूनिवर्सिटी में जो है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ लेंगे। द विलेज इनका फेमस वर्क है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका। द बिग हार्ट, ये सारा इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप इनको लिख दीजिएगा, वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो। इन 1968 ही वॉज नॉमिनेटेड विद पद्म भूषण। देखिए, 1968 में पद्म भूषण से इनको नॉमिनेट किया गया। ही गॉट साहित्य अकेडमी इन 1971, और इन्हें साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी दिया गया 1971 में। मुल्कराज आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 इन पुणे। देखिए, 2004 में 28 सितंबर को इनकी मृत्यु पुणे में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज आयोना। आयोना कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आयोना वाज ओल्ड कैब ड्राइवर। तो जो आयोना था, द लेमन, जो शॉर्ट स्टोरी आपको मैंने पढ़ाई हुई है, उसका जो अलग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उस स्टोरी का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है डिफाइन एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या है? देखिए, ये एक है पोएटिक डिवाइस, आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। एफोरिज्म मतलब होता है ना कहावत, कोई छोटा सा स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, जो कहावत के रूप में बोला जाता है। देखिए, एन एफोरिज्म इज ए शॉर्ट फ्रेज और स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट लाइफ। जैसे कोई ऐसी कहावत होती है, नहीं बोला जाता, जो जीवन के ऊपर बेस्ड होती है, सच्चाई के ऊपर बेस्ड होती है, जीवन के बारे में सच्चाई बताती है, तो उस तरह का जो फ्रेज़ बोला जाता है या स्टेटमेंट बोला जाता है, उसको एफोरिज्म कहा जाता है। और बहुत सारे राइटर जब स्टोरी या नॉवेल या फिर ड्रामा लिखते हैं तो उसमें इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉगिंग। ये 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 8 में आपको ऑनलाइन राइटिंग, ब्लॉगिंग सभी के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आखिर ये ब्लॉगिंग है क्या? तो 100% वेरी शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। लॉन्ग के लिए आपको पूरी यूनिट पढ़नी होगी, पढ़ लीजिएगा,
आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ए ब्लॉग इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब्लॉग। वेब्लॉग का छोटा सा रूप ब्लॉग होता है। ब्लॉगिंग इज़ द प्रोसेस, ब्लॉगिंग वो प्रक्रिया है दैट इम्प्लाइज, जिसका तात्पर्य होता है क्रिएटिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल ये है, देखिए यहाँ पर ए के बाद आर रहेगा, आर्टिकल्स, फोटोज एंड अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड पब्लिशिंग देम ऑन ए वेबसाइट। देखिए ब्लॉगिंग वो प्रक्रिया होती है जिसका तात्पर्य किसी भी लेख को, फोटो को या अन्य प्रकार की किसी भी कंटेंट को बनाना और उन्हें किसी एक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होता है। वो क्या कहलाता है? वो ब्लॉग कहलाता है। आप फुल वीडियो देखिएगा ब्लॉगिंग के ऊपर, इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉइल कैरेक्टर। देखिए फॉइल कैरेक्टर ड्रामा में भी होते हैं, मूवी में भी होते हैं, और जो मैंने कैरेक्टर वाली वीडियो अपलोड की है, एलिमेंट ऑफ ड्रामा वाली, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी वाली, उसमें सब कैरेक्टर के बारे में भी आपको समझा दिया है। देखिए फॉइल कैरेक्टर होते क्या हैं। ए फॉइल कैरेक्टर इज़ ए कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर स्पेशली विद द हीरो। हीरो के साथ इनको कंट्रास्ट करके दिखाया जाता है। और किस लिए दिखाया जाता है? देखिए आप लोगों ने बहुत सी मूवी ऐसी देखी होगी, हीरो के साथ उसका दोस्त होता है, उसकी भी पर्सनालिटी, सारी चीज़ें, बिहेवियर सब कुछ अच्छा होता है, मगर फिर भी थोड़ा सा बुद्धू दिखा दिया जाता है। तो जिसके अपोजिट हम कहते हैं कि ये हीरो जो है बड़ा चालाक है, ये इसके जैसा नहीं है। तो ऐसा दिखाया जाता है ताकि लोगों का जो मेन ध्यान होता है वो हीरो की तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि उसके दोस्त की तरफ, क्योंकि मेन कैरेक्टर वो नहीं होता, हीरो होता है। तो ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उनको फॉइल कैरेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी क्या है ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। दोनों के बीच में अंतर एग्जाम में पूछता है, वेरी शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में कभी नहीं पूछता। जब पूछेगा शॉर्ट में ही पूछेगा, तो इतना ही आपको लिखना है, देख लीजिए। ए मेमोयर इज स्लाइटली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। जो मेमोयर होता है वो किस तरह से ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा से अलग होता है? देखिए ए मेमोयर हैज़ ए मोर कंसंट्रेशन ऑन हीज हर ओन मेमोरीज और फीलिंग्स। देखिए जो मेमोयर होता है वो किस तरह अलग होता है एक ऑटोबायोग्राफी से। देखिए ऑटोबायोग्राफी भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को ही लिखता है, और मेमोयर में भी वो अपने जीवन में गुजरी हुई किसी घटना का ही एक्सप्लेन करता है। मगर दोनों अंतर किस तरह से है दोनों में? तो देखिए किसी मेमोरीज़ को, किसी भी अच्छे वक्त को याद करना, किसी घटना को याद करना, हो सकता है कोई बुरा ही वक्त हो उसको याद करना, अपनी फीलिंग्स को लिखना, वो मेमोयर के अंदर कोई भी लिखता है। मेमोयर में किसी भी यादगार पल को लिखा जाता है, क्योंकि देखिए मेमोरी से ही मेमोयर लग रहा है ना। एंड ऑटोबायोग्राफी फोकसेस ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द राइटर। जबकि जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो जीवन के किसी भी, जैसे राइटर के जीवन के किसी भी घटना का मतलब एक सीक्वेंस में वो सारी चीज़ों को लिख सकता है जो चीज़ें उसने की हैं। जबकि मेमोरी में पूरे जीवन की, जबकि मेमोयर में पूरे जीवन की घटना नहीं, किसी भी एक घटना को जो अच्छी हो, यादगार हो, फीलिंग्स को, सारी चीज़ों को राइटर एक्सप्लेन करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रोज, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल वाली यूनिट में आपका पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड मेमोयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये वेरी शॉर्ट में ज़रूर दिया जाता है कि बायोग्राफी एंड मेमोयर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो चाहे बायोग्राफी हो, मेमोयर हो, ये सब आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ना है, और यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको प्रोज स्टाइल के बारे में पढ़ना है, और ये सब प्रोज स्टाइल है, टाइप्स ऑफ प्रोज है ये सब। ए मेमोयर इज स्लाइटली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम ए बायोग्राफी। जो मेमोयर होता है इसमें देखो मेमोरीज होती है राइटर की, और बायोग्राफी तो आप जानते ही हो उनके लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में उसमें होता है। तो स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा, डिफरेंट यानी अलग है, इन कैरेक्टर फ्रॉम ए बायोग्राफी से। वाइल ए बायोग्राफी टिपिकली फोकसेस ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द राइटर। जो बायोग्राफी है ये टिपिकली फोकस करता है लाइफ एंड टाइम्स पर, जो राइटर का लाइफ है, टाइम है, अपने टाइम में उन्होंने क्या काम किए, क्या अचीवमेंट मिली, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में राइटर की जो बायोग्राफी होती है उसमें दिखाया जाता है। एंड ए मेमोयर हैज़ नरोवर, मोर इंटीमेट फोकस ऑन हिज
और हर ओन मेमोरीज, फीलिंग्स एंड इमोशंस। कि जो मेमोयर होता है इसमें क्या नरेट किया जाता है, इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें ये फोकस करता है हीज और हर का मतलब ये है हीज। देखिए आपको पता है कि बॉयज़ के लिए हीज और हर लड़कियों के लिए यूज़ होता है। तो राइटर जो है वो गर्ल भी हो सकती है, मतलब लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो अपनी ओन मेमोरीज़ को, अपनी किसी स्मृति को, अपनी किसी घटना को, फीलिंग्स को, इमोशंस को अगर अपने वर्क में लिख रही है तो वो उसकी मेमोयर होती है। कि मतलब वो अपने मेमोरी के थ्रू, अपनी यादों के पल को वो अपने राइटिंग में कवर कर रही है। तो ये होता है मेमोयर। तो इनके बीच में यही डिफरेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। टॉप लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की। तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स क्या हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोबायोग्राफी का, एंड ऑटोबायोग्राफी इज ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट ऑफ द राइटर्स ओन सेल्फ। क्या है, ये रिकॉर्ड होता है एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट का ऑफ द राइटर्स ओन सेल्फ। मतलब ओन का मतलब होता है अपना, राइटर्स मतलब राइटर्स का अपना जो एक्सपीरियंस होता है, जो अचीवमेंट यानी जो प्राप्त हो, जो राइटर अचीव करता है, जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी मंजिल को पाता है, उन सब के बारे में राइटर अपनी आत्मकथा के अंदर, अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखता है। इट नरेट्स द स्ट्रगल्स एंड डीड्स विच हेल्प्ड हिम टू अचीव नेम एंड फेम इन लाइफ। एंड जो ऑटोबायोग्राफी होती है नरेट करती है, बताती है, इसमें वर्णन होता है स्ट्रगल्स का यानी संघर्ष का, एंड डीड्स मतलब कार्य, विच जो हेल्प हिम जो मदद करते हैं राइटर की टू अचीव प्राप्त करने में, नेम यानी नाम, एंड फेम इन लाइफ अपने जीवन में नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए जो भी काम वो करता है, जो भी स्ट्रगल वो करता है, जिससे वो अचीव करता है अपने गोल को, तो कैसे करता है उन सब चीज़ों के बारे में राइटर अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखता है। आप लोगों ने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी भी होंगी, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा आत्मकथा। अलग अलग राइटर्स अपनी आत्मकथा लिखते हैं जिसमें वो अपने लाइफ के बारे में पूरा कुछ डिस्क्राइब करते हैं। तो कैसे उन्होंने लाइफ में, कैसे वो फेल हुए, कैसे वो पास हुए, अलग अलग चीज़ों को कैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने लाइफ में, तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एन ऑटोबायोग्राफी शुड बी एन entirely frank, honest and truthful presentation of the writer's inner life as well as public career। देखो इसकी सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो ऑटोबायोग्राफी है वो शुड बी यानी होनी चाहिए एंटायरली फ्रैंक, ऑनेस्ट, ईमानदार एंड ट्रूथफुल, सच्चाई के साथ। मतलब अगर कोई इंसान अपने हाथों से अपनी स्टोरी लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी है। तो कोई भी इंसान क्यों अपने बारे में गलत चीज़ें लिखेगा। देखो ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए एकदम फ्रैंकली, एकदम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, राइटर को अपने इनर लाइफ के बारे में, अपने पब्लिक करियर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सच्चाई के साथ करना है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें उसने लाइफ में की ही नहीं उनके बारे में भी लिख रहा है कि मैंने ये किया वो किया, तो ये सब झूठ हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी के अंदर ट्रूथनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्से। एस्से के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। तो देखो समटाइम ये क्वेश्चन एग्जाम के वेरी शॉर्ट में आ जाता है, तो इसका दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लो। पहला है इट इज़ ए प्रोज कंपोजिशन, ब्रीफ, शॉर्ट और ऑफ मॉडरेट लेंथ। मॉडरेट लेंथ का मतलब होता है बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, मतलब मीडियम होता है मॉडरेट लेंथ। लेंथ का मतलब तो आप जानते हैं कि लंबाई। तो मतलब इसकी जो साइज़ होती है, मतलब जो एस्से होता है बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता, मध्यम होता है, इस शॉर्ट होता है, प्रोज की तरह होता है। ये देखिए पोएम की फॉर्म में तो नहीं होता है, एस्से प्रोज की फॉर्म में होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है द एस्से इज इनकम्प्लीट नो एग्जॉस्टिव। जो एस्से है इनकम्प्लीट है, नो एग्जॉस्टिव मतलब होता है संपूर्ण। तो ये संपूर्ण यानी पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। थर्ड है इट इज़ इनफॉर्मल एंड अनसिस्टमेटिक। ये इनफॉर्मल होता है और अनसिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता, अनसिस्टमेटिक होता है। तो ये आप याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपके सिलेबस में जो एस्से दिया गया है ऑफ स्टडीज़, जिसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
तो क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ स्टडीइंग बुक्स, किताबों को पढ़ने का, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इन्होंने अपने इस एस्से में बताए हैं बुक्स को पढ़ने का। तो चलिए देखते हैं आपका ये आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये लिखते हैं, ये बताते हैं कि जो स्टडी है वो आनंद, डिलाइट मतलब होता है आनंद, ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण या गहना, एंड एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। तो ये बताते हैं कि जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, वो आनंद के लिए, गहनों के लिए और योग्यता के लिए काम आती है। बुक्स आर सेड टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही इज अलोन। बुक्स आर सेड, किताबें कहती हैं, टू बी द बेस्ट फ्रेंड, कि हम दोस्त बनेंगे, ऑफ एन इंडिविजुअल, उस व्यक्ति का, व्हेन ही इज अलोन, जब वो अकेला है। क्योंकि इंसान आप देखेंगे कि जब अकेला होता है वो किताबों को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। अच्छी अच्छी बुक्स जो होती हैं वो हमें हमारे टाइम को भी ख़त्म करती है, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा फालतू टाइम होता है अकेले जब हम होते हैं, हम पढ़ लेते हैं तो हमारा टाइम भी कट जाता है और हमें नॉलेज भी मिलती है। ऐसा लगेगा हमने पढ़ा, हमें कुछ नहीं मिला, बट जब आपको उसका कहीं अचानक यूज़ करना होगा ना, तो आपको लगेगा हाँ उस किताब ने आज मेरा काम कराया। रीडिंग डेवलप्स द टोटल पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। जो रीडिंग होती है वो डेवलप करती है द टोटल पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी को, ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति की। हिज हैबिट ऑफ कन्वर्सेशन मेक्स हिम विटी। और उसकी जो हैबिट होती है कन्वर्सेशन की, उसको भी वो अच्छी बनाती है, चालाक बनाती है। किताबों को पढ़ने से इंसान क्या होता है, चालाक भी होता है। स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स मेक ए मैन वाइज, इमेजिनेटिव एंड लॉजिकल। स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, देखो वेरियस मतलब होता है अलग अलग या विभिन्न प्रकार की, सब्जेक्ट्स मतलब होता है विषय। तो स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना, मेक बनाता है, ए मैन एक इंसान को, वाइज मतलब बुद्धिमान, इमेजिनेटिव मतलब कल्पना करने वाला, सोचने वाला, एंड लॉजिकल। तो किताबों को पढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना इंसान को बुद्धिमान और इमेजिनेटिव और लॉजिकल भी बनाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स बताए हैं फ्रांसिस बेकन ने किताबों को पढ़ने का। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इससे तो बहुत अच्छा है, तो आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द नाबी इन अंडर द बनियान ट्री। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग पूछते रहते हैं मैम शॉर्ट स्टोरी से कैसा क्वेश्चन आएगा, तो सब बता रही हूँ, आप देख लो। और अलग अलग से शॉर्ट स्टोरीज पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियोस, अब कुछ थीम वगैरह की वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप चेक जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाम्बी कौन है अंडर द बनियान ट्री शॉर्ट स्टोरी में। तो आप अपना आंसर लिखेंगे, नाम्बी इज ए मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री स्टोरी में नाम्बी जो है मेन कैरेक्टर है। ही इज एन ओल्ड मैन ऑफ इंटरमीडिएट एज हु इज रेस्पेक्टेड एंड लव्ड बाई द पीपुल ऑफ द विलेज। देखिए इंडेटरमिनेट मतलब होता है कि जिसकी एज किसी को पता नहीं है, मतलब बहुत अधिक एज का ये बूढ़ा आदमी है इस स्टोरी में। हु इज रेस्पेक्टेड एंड लव्ड बाई द पीपुल, जो इसको सम्मान भी दिया जाता है, लव यानी प्यार भी दिया जाता है, बाई द पीपुल ऑफ द विलेज, जो गांव के लोग हैं इस बूढ़े आदमी को बहुत ही सम्मान और प्यार दोनों देते हैं। ही इज ए स्टोरी टेलर, ये स्टोरी टेलर है। आप लोगों ने देखा कि ये बनियान के पेड़ के नीचे पूरे गांव वालों को स्टोरी सुनाता है। हु टेल्स स्टोरीज टू पीपुल ऑफ विलेज अंडर द बनियान ट्री, जो सुनाता है कहानियों को गाँव के लोगों को अंडर द बनियान ट्री, बनियान के पेड़ के नीचे। तो स्टोरी का नाम ही है अंडर द बनियान ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर बैठकर नाम्बी पूरे गांव वालों को कहानियां सुनाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। आपका देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी अपने सिलेबस में, द लास्ट लीफ। तो उसके टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। टाइटल द लास्ट लीफ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो आप पढ़ रहे हैं द लास्ट लीफ, इसका मतलब है आखिरी पत्ता। तो इसका मतलब क्या है, द वर्ड लास्ट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। जो वर्ड लास्ट है, रिफ्लेक्ट्स यानी कि दिखाता है, प्रकाश डालता है, मेन आइडिया, जो मेन आइडिया है ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का। द लीफ रिफ्लेक्ट्स द ब्रेथ ऑफ चौंसी,
और जो लीफ वर्ड है इस टाइटल में, लीफ रिफ्लेक्ट्स यानी प्रकाश डालता है द ब्रेथ ऑफ जॉन्सी। ब्रेथ मतलब होता है सांस, ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की सांस को, क्योंकि जॉन्सी का मानना था कि आखिरी पत्ता गिरते ही जॉन्सी भी मर जाएगी और जॉन्सी के मन में ये बात बैठ गई थी। तो इसलिए इस टाइटल का पूरा सिग्निफिकेंस ये है द लास्ट लीफ, लीफ का मतलब दिखाया जा रहा है ब्रेथ, लास्ट मतलब आखिरी, सांस, कि आखिरी पत्ता गिरते ही जॉन्सी की सांसें भी रुक जाएंगी और वो मर जाएगी। द लास्ट लीफ मीन्स द लास्ट ब्रेथ ऑफ जॉन्सी। द लास्ट लीफ का मतलब है लास्ट सांस यानी आखिरी सांस से ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की। एज द लास्ट लीफ सेव जॉन्सीज लाइफ सो द टाइटल इज सिग्निफिकेंट। देखो द लास्ट लीफ ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो लास्ट लीफ है वो लास्ट ब्रेथ है जॉन्सी की, बट आप लोगों ने इस स्टोरी के एंड में देखा कि वही लास्ट लीफ सेव करती है जॉन्सीज लाइफ, जॉन्सी के जीवन को। सो इसलिए द टाइटल इज सिग्निफिकेंट। इस वजह से इस स्टोरी का जो टाइटल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड है, और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पूछता है तो आप तैयार कर लीजिएगा। हर स्टोरी पर मैंने और हर एस्से पर मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बना दी है और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द टेरर। कमेंट ऑन द सेटिंग, सेटिंग का क्या है ऑफ द स्टोरी द टेरर की। द टेरर जो कहानी आप लोगों ने पढ़ी है ये गाय डे मॉपासा की शॉर्ट स्टोरी है जो कि फ्रेंच राइटर थे, तो इसलिए नाम भी आप लोग थोड़ा, बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, नाम इनका ऐसा है गाय डे मॉपासा। तो इस स्टोरी की सेटिंग कहाँ पर रखी गई है, देखो सेटिंग का मतलब होता है टाइम क्या है और स्थान क्या है, जगह क्या है स्टोरी की। तो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन पेरिस इन द अपार्टमेंट ऑफ मॉन्स्यूर रेमन द नरेटर। द स्टोरी टेक्स प्लेस, ये स्टोरी स्थान लेती है इन पेरिस, पेरिस में, क्योंकि फ्रांस के राइटर थे गाय डे मॉपासा, तो स्टोरी की सेटिंग भी उन्होंने पेरिस में रखी है। इन द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट है ऑफ मॉन्स्यूर रेमन का, जो कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं मिस्टर रेमन। द नरेटर, और यही स्टोरी के नरेटर हैं, स्टोरी को नरेट भी कर रहे हैं यही। एज ही राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड हियर डॉक्यूसेल। देखो ये फ्रांसीसी नेम है तो इसलिए थोड़ा टफ भी है लेने में, आप लोग भी इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को टफ लगेगा, तो आप लोग स्पेलिंग याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम में लिखने पर। तो जो मिस्टर रेमन है वो लिखते हैं एक लेटर अपने इन्हीं दोस्त को। द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, और ये पूरी स्टोरी लेटर की फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि मिस्टर रेमन अपने इसी दोस्त को पूरी अपनी बात सुनाते हैं कि कैसे इन्हें एक अकेले घर में रहने पर डर लगता है और इस वजह से इन्होंने शादी करने का फैसला भी किया है। द टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 1883। देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली की स्पेलिंग है MATELY, ओके। तो लगभग इस स्टोरी की जो टाइम है वो 1883 है और पेरिस में इसकी सेटिंग रखी गई है। तो इसकी सेटिंग पूछेगा तो आपको ऐसे ही अपना आंसर वेरी शॉर्ट में लिख देना है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हॉर्स। ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है ऑफ द हॉर्स, घोड़े का। अब आप कहेंगे घोड़ा कहाँ से आ गया, तो आपको याद होगा ना, आप लोगों ने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है एंटोन चेखव की द लेमेंट। तो द लेमेंट में जो मेन कैरेक्टर आयोना है उसके पास गाड़ी घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, तो उसका एक घोड़ा भी है। तो घोड़े का क्या महत्व है इस शॉर्ट स्टोरी में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। द हॉर्स इज आयोनाज ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन। घोड़ा है आयोना का सच्चा दोस्त और उसका कंपेनियन यानी साथी। द हॉर्स लिसन्स टू आयोना विदाउट इंटरपुटिंग हिम। घोड़ा बिना किसी बाधा के आयोना की बात सुनता है। The contrast between the cruelty of people and horses' silent empathy highlights Iona's despair. देखो the contrast between the cruelty of the people, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि cruelty of people, लोगों की क्रूरता
एंड हॉर्सेस साइलेंट, और घोड़े की खामोशी। घोड़ा मौन है, शांत है, बोल नहीं रहा है लेकिन सुन सब कुछ रहा है जो आयोना उसे सुना रहा है। एम्पैथी हाईलाइट्स आयोनास डिस्पेयर। तो लोगों की क्रूरता और घोड़े की मौन सहानुभूति के बीच का अंतर आयोना की निराशा को उजागर करता है। आयोनास डिस्पेयर, आयोना की जो निराशा है उसको उजागर करता है कि आयोना ने अपनी बात हर किसी से कहनी चाहिए मगर इस भीड़ भरी दुनिया में किसी ने उसको नहीं सुना, लेकिन वो घोड़ा साइलेंट होकर भी मौन रूप में उसको सुन रहा है और उसकी जो सहानुभूति है आयोना के लिए वो आयोना की निराशा को हाईलाइट करती है। तो घोड़े का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस इस स्टोरी में दिखाया है एंटोन चेखव ने। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है आप बताइएगा कमेंट करके। मैंने आपको स्टोरी पढ़ा दी और इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन भी कराया है और उसमें थीम वगैरह सब दिया है आपको, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ बार्बर्स ट्रेड यूनियन। मुल्कराज आनंद की जो शॉर्ट स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, उस स्टोरी की मेन थीम क्या है। तो इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन भी करा दिया है क्योंकि बच्चे कहते रहते हैं मैम क्रिटिकल अप्रिशिएशन करा दो क्योंकि लॉन्ग में आता है, तो जितनी भी शॉर्ट स्टोरी और एस्से है सब पर अपलोड कर दिया है, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 3 लिंक दूंगी, आप तीनों चेक कीजिएगा, सब में आपको पूरा सिलेबस अपना मिल जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या मेन थीम है इस स्टोरी की, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। ये स्टोरी मुल्कराज आनंद की है। वी हैव द थीम ऑफ क्लास, इसमें जो थीम है इसमें देखो कई सारी थीम को दिखाया है मुल्कराज आनंद ने। सबसे पहली थीम तो क्लास है, जो क्लास डिफरेंस इसमें दिखाया गया है। उसके बाद है अपीयरेंस यानी कि उपस्थिति, एलिनेशन यानी अलगाव, एरोगेंस अहंकार, इंजेन्यूटी यानी कि सरलता, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, कंट्रोल यानी नियंत्रण, एंड फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो इतनी सारी थीम मुल्कराज आनंद ने अपनी इस स्टोरी में दिखाई। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ सर रॉजर एट चर्च। सर रॉजर एट चर्च जो जोसेफ एडिशन का एस्से आपके सिलेबस में है उसकी थीम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए इसकी थीम क्या है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप द थीम ऑफ सर रॉजर एट चर्च हाईलाइट्स रिलीजियस डिवोशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी वैल्यूज। सर रॉजर एट चर्च का जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, विषय है, वो रिलीजियस है। रिलीजियस डिवोशन यानी कि धार्मिक भक्ति, मोरल यानी नैतिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, और कम्युनिटी वैल्यूज़ और सामुदायिक मूल्य है इसकी जो मेन थीम है। इट रिफ्लेक्ट्स सर रॉजर्स एफर्ट्स टू, और ये ऐसे प्रकाश डालता है, दिखाता है कि कैसे सर रॉजर एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, मेंटेन डिसिप्लिन एंड वर्च्यू एमंग हिज पैरिशनर्स, ब्लेंडिंग ह्यूमर विद सेंस ऑफ ड्यूटी। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से जो सर रॉजर हैं इस हिस्से के अंदर, ये एक बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं इस हिस्से के अंदर, तो वो कैसे मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं मेंटेन रखने के लिए डिसिप्लिन और वर्च्यू एमंग हिज पैरिशनर्स यानी अपने अनुयायियों के बीच में वो डिसिप्लिन और वर्च्यू को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें हास्य और कर्तव्य की भावना का मिश्रण है। द एस्से एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, लीडरशिप एंड द इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियन इनटू डेली लाइफ। यह धर्म और नैतिक जीवन के तालमेल को भी महत्व देता है क्योंकि इस हिस्से में आपने यही चीज़ देखी है कि जिस विलेज में सर रॉजर आते हैं वो देखते हैं कि इस गांव के लोग सिर्फ संडे के रोज़ ही चर्च में आकर अपने सेल्फिशनेस को बुलाते हैं और बाकी दिन वो बिज़ी रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए काफ़ी मेहनत की और गांव के लोगों को सुधार भी दिया कि हर रोज़ लोग चर्च में आए, एक दूसरे से मिले और प्रेयर करें। तो जो मेन थीम है इस एस्से का वो यही है। और देखिए सर रॉजर जो इस एस्से के अंदर मेन कैरेक्टर है, इनका कैरेक्टर स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सेपरेट वीडियो मैंने इनके कैरेक्टर स्केच पे अपलोड की है, तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इंग्लिश लिटरेचर की। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं आप उन सभी को तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के